बचा है शिवम, जो जानता है इस रिश्ते का असली सच। दृष्टि को हमेशा ये मलाल था कि उसके दादा ने कभी नहीं बताया उसे आखिर क्यों कर दिया था उन्होंने उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उससे पूछे और उसकी मर्जी के बिना। भवानी नारंग के जाने के बाद दृष्टि तो इन सवालों से जूझ ही रही थी, लेकिन उसके परिवार में एक बड़ी उथल पुथल मच गई थी। नारंग ग्रुप ऑफ ज्वेलर्स में बड़े सारे बदलाव जन्म लेने लगे। पावर और अधिकारों की लड़ाई में एक तूफान आया और उसमें भवानी नारंग के दूसरे बेटे और दृष्टि के पिता अखिल नारंग को कंट्रोल और पावर की कुर्सी से नीचे उतरना पड़ा। कंपनी के शेयर्स में से बाकी दो भाइयों ने अखिल को कुछ ना देने का फैसला किया और फिर धीरे धीरे नारंग अपनी कंपनी में और बाकी दोनों भाइयों के परिवार की तुलना में अखिल के परिवार का होल्ड और प्रभाव कम होता गया। इसका कारण शिवम बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी दृष्टि के पिता अखिल और उसकी मां सिमी हमेशा उसे नीची नजरों से देखते थे। शिवम तो सिर्फ भवानी नारंग के जोड़े हुए रिश्ते निभा रहा था, लेकिन उसके सास ससुर उसे हमेशा नकारा समझते थे। ना उसके परिवार का पता ठिकाना था, ना ही कोई जमा पूंजी। ऐसे में वो कैसे खरा उतरता नारंग परिवार के बाकी दामादों की तुलना में। वो इज्जत, वो रुतबा जिसकी उम्मीद शिवम ने कभी की ही नहीं थी, लेकिन जो उसे यहाँ मिलनी चाहिए थी, वो उसके हिस्से में नारंग फैमिली में कभी नहीं आई। सिर्फ दृष्टि ही नहीं, बाकी परिवार के लोगों ने भी कभी उसे दामाद होने का दर्जा नहीं दिया और बस उसे नीच समझा था। खैर, यहाँ होटल के बाहर खड़े शिवम समझने की कोशिश कर ही रहा था कि दृष्टि की बेचैनी का कारण क्या है कि इतने में दृष्टि उसकी तरफ मुड़ी और तपाक से बोल पड़ी, शिवम प्लीज अंदर रिसेप्शन के बाद डिनर के वक्त ज्यादा बात मत करना। शिवम बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ने लगा। जब दृष्टि ने उसे आवाज दी, शिवम। शिवम रुका और दृष्टि उसके पास चलती हुई आई और बड़े गंभीर स्वर में कहा, अंदर साथ जाएंगे, लेकिन याद रखना आज का दिन बहुत खास है हमारे लिए। हमारा पूरा फ्यूचर सिर्फ आज पर टिका है। अंदर मैं कुछ ऐसा करने वाली हूं जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। शिवम ने हाँ में सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, जानता हूं। और वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ने लगे। शिवम जानता था कि दृष्टि आज क्या करने वाली है और क्यों। क्या चल रहा है दृष्टि के अंदर, क्या करने वाली है वो आज, क्या राज है जिसके कारण शिवम और दृष्टि की शादी करवाई गई थी। This is your नियति फतनानी। Hi, this is पार्थ समतान। सुनिए शिवम, द हिडन वॉरियर की कहानी सिर्फ पॉकेट। 5 स्टार होटल आईटीसी मौर्य आज होटल नहीं राजमहल सा दिख रहा था। ऐसी आलीशान सजावट इस शहर के लोगों को कम ही देखने को मिलती है। जगमगाती झालरों और कांच की लाखों लड़ियों की चमक लोगों को दूर से ही आकर्षित कर रही थी। मेन गेट से लेकर होटल के एंट्रेंस तक बिछी मखमल सी कश्मीरी कामगार कालीन, देश विदेश से लाई गई एंटीक सजावट की वस्तुएं जो भवानी नारंग की धरोहर थी, उनके ऊंचे और महंगे शौक प्रदर्शित कर रही थी। वहीं गार्डन में एक छोटा सा तालाब और उसमें तैरती रंगीन मछलियां चौधियाई आंखों को ठंडक देने का काम कर रही थी। होटल के बाहर पार्किंग भी आम नहीं थी। रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, जैगुआर, बेंटली, ऑडी जैसी शानदार गाड़ियों की कतारें लोग सपनों में ही देखते हैं कि तभी इस नजारे को चीरती हुई एक नौजवान की आवाज आती है, दृष्टि मेरी प्यारी बहन। टैक्सी से आई हो? अरे मुझे कॉल किया होता, मैं गाड़ी भेज देता। कम से कम आज तो नारंग खानदान की इज्जत का ख्याल किया होता। बोलता हुआ वो नौजवान अपनी पोर्शा 911 से उतरकर उसका दरवाजा बंद करता है और दृष्टि और शिवम की ओर बढ़ने लगता है। बातों और हाव भाव से साफ समझ आ रहा है कि उस नौजवान के दिल में अपनी बहन दृष्टि के लिए फिक्र नहीं बल्कि व्यंग्य और कटाक्ष है। दृष्टि खून का घूंट पीकर चुप रह जाती है, जैसा कि वो नारंग परिवार के हर सदस्य के सामने करती आई है तब से, जब से उसके पिता अखिल नारंग की हैसियत बाकी नारंग जैसी नहीं रही और तब से और भी ज्यादा जब से उसकी शादी शिवम के साथ हो गई। पर उसके गाड़ी से ना आ पाने का कारण सिर्फ उसके पिता की गिर चुकी हैसियत थी, जिसके चलते वो दृष्टि के लिए एक निजी कार का इंतजाम नहीं कर सकते थे। इसमें भी शिवम का कोई कसूर नहीं था, लेकिन हमेशा की तरह नारंग की निगाहें तो दृष्टि पर होती, पर निशाना बेचारा शिवम। दृष्टि दृष्टि इतनी बेवकूफ क्यों हो तुम? तुम्हें कितनी बार ऑफर दिया, 3 बेटे हैं सिंघानिया अंकल के, छोटे से बात चलाने को तैयार था मैं। अरे लाइफ सेट हो जाती तुम्हारी, पर तुम्हें तो ये फटेहाल जिंदगी भाग गई है शायद। भाई जैसे जैसे ताने कसता जाता, उसकी आवाज में और भी नफरत और जहर घुलते जाते। दौलत और रुतबे के मद में चूर वो जैसे भूल चुका था कि वो जिसके लिए ऐसी कड़वी और जिल्लत भरी बातें बोल रहा है वो यही उसके सामने मौजूद है। अब भी देर नहीं हुई है। हमारे स्टैंडर्ड की कई फैमिलीज हैं जिनमें एक से एक लड़के हैं तुम्हारे लायक। तुम आज ही इस फटीचर से पल्लू छुड़ा लो तो मैं आज ही किसी से बात कर लूं। दृष्टि के बगल का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं, पर दृष्टि से अब उसकी जिल्लत सही नहीं जा रही।
वो धीमी मगर गुस्से भरी आवाज में कहती है, करण, काफी कुछ बोल गए तुम, अब भी कुछ बचा है क्या? एक तो बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हारी भलाई सोच रहा हूं और तुम हो के पसंद है तुम्हें ये आदमी, ये 2 कौड़ी की गरीब और जिल्लत से भरी जिंदगी? तो जियो, भाड़ में जाओ। कुछ सेकंड का विराम लेकर शिवम को जैसे भांपते हुए अचानक कहता है, ओह एक सेकंड, नारंग परिवार का उठाया हुआ अनाथ फटेहाल दामाद उनकी बेटी की आलीशान शादी में आने की हिम्मत किसी वजह से ही कर सकता है। कहीं वो वजह? करण शिवम की आंखों में आंखें डालकर बात पूरी किए बिना रुक जाता है, पर शिवम जानता है कि उसका मतलब क्या है। शिवम की आंखों में अब गुस्सा है, पर इसके पहले कि वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलता, दृष्टि अपने गुस्से को काबू में करते हुए फुसफुसाकर कहती है, बर्दाश्त कर लो प्लीज, कुछ मत कहना, इसकी बकवास से ज्यादा जरूरी आज यहाँ आने का मकसद है। शिवम खामोशी से इधर उधर देखकर अपना गुस्सा पी जाता है। करण दोनों की ओर देखते हुए एक और व्यंग्य का बाण छोड़ता है, हाँ तो गए हो, डिनर तक टिक जाओ, बहुत बड़ी बात है। कहते हुए वो पलटकर होटल के अंदर जाने लगता है। जाते जाते उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है जो दृष्टि और शिवम नहीं देख पाते। यहाँ दृष्टि ग्लानि भरी आवाज में शिवम से कहती है, आई एम सॉरी। शिवम उसकी आंखों में ऐसे देखता है जैसे उसे पता है कि दृष्टि शिवम के प्रति अपने परिवार के रवैये को लेकर शर्मिंदा रहती है। शिवम जानता हूं कि भाव में सर हिलाता है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वो अपनी पैंट की दोनों पॉकेट में हाथ डालता है और एक दोस्त की तरह बोलता है, वैसे करण ने जो कहा, प्लीज शिवम। दृष्टि का लहजा एकदम से कड़क हो जाता है। शिवम फिर कहने की कोशिश करता है, लेकिन तुम यहां। दृष्टि एक बार फिर उसकी बात को काटते हुए गुस्से से कहती है, शिवम, भले ही तुम जानते हो कि मैं यहां क्या करने आई हूं, इस बारे में बात मत ही करो, तुम्हारा उससे कोई सरोकार नहीं। दृष्टि के ये शब्द शिवम के दिल पर तेज हवा के एक थपेड़े की तरह लगते हैं। वो जानता है कि दृष्टि ने दादाजी के दबाव में आके शिवम से शादी तो कर ली, मगर उसे पति का ओहदा नहीं दे पाई। दोनों एक घर, एक कमरे, बिना नाम के सही, एक रिश्ते में रहते तो हैं, मगर वो उसे एक दोस्त का हक भी नहीं दे पाई, क्योंकि किसी को दोस्ती का हक देना मतलब उसे खुद पर भी कुछ हक देना। जो स्वाभिमानी और खुददार दृष्टि को गवारा नहीं है, वो तो अपने पापा के हक के लिए लड़ रही है। अचानक से आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखते हुए अपना हाथ पॉकेट से निकालकर हवा में ऐसे खड़ी करता है जैसे दृष्टि के सामने उसने हथियार डाल दिए हों। जरा मजाकिया लहजे में बोल पड़ता है, गलती हो गई लेडी भीम, अब अंदर चलें। दृष्टि जरा झेंप जाती है। एक लंबी सांस के साथ अपने गुस्से और उलझनों को बाहर छोड़कर धीरे से हाँ में सर हिलाकर होटल के एंट्रेंस द्वार की ओर कदम बढ़ाती है। शिवम उसके पीछे चलने लगता है। उसकी मुस्कान अचानक फिर खो गई है और वो खो गया है अपनी जिंदगी के 2 साल पहले के उस पल में, जब भवानी नारंग अपनी लाडली पोती दृष्टि का हाथ उसके हाथों में देने का प्रस्ताव लेकर खुद शिवम के पास आए थे। दुनिया वाले और उनके परिवार वाले जो आज तक भवानी नारंग के इस फैसले पर हैरान हैं और उनके जाने के बाद भी इसी फैसले के लिए उनका मजाक उड़ाते हैं और शिवम को अनाथ, गरीब, नकारा और न जाने क्या क्या कहकर जलील करते हैं, ये नहीं जानते कि भवानी नारंग की नजर पार की थी और फैसला एकदम सटीक। उन्होंने दृष्टि की शादी जिससे करवाई है वो पूरी तरह से उसके लायक है, क्योंकि वो ये राज जानते थे कि शिवम कोई मामूली लड़का नहीं, शिवम शाह है, दुनिया के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट शिवम वर्धन शाह का पोता, शाह खानदान का, उनके बिजनेस का वारिस। दुनिया से अपनी पहचान छुपाते शिवम ये राज आज राज ना होता अगर भवानी नारंग बिना किसी को ये बात बताए अचानक गुजर न गए होते। पर शिवम के लिए ये ठीक भी हुआ, क्योंकि वो तो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है। तभी तेज रोशनी से शिवम की आंखें चौंधिया जाती है। वो सामने देखता है, तब उसे एहसास होता है कि वो और दृष्टि होटल के अंदर आ चुके हैं। हॉल की ऊंची छतों से लटकते कांच के बड़े बड़े झूमर, जमीन पर बिछी मखमली कालीन, जगह जगह पर रखे भव्य पानी के फवारे, इंपोर्टेड फूलों के तो जैसे छोटे छोटे बगीचे अंदर ही बना रखे थे। खाने पीने की ऐसी चीजें, सजावट की ऐसी वस्तुएं आम लोगों ने शायद फिल्मों में ही देखी होंगी। इन सब पर 4 चांद लगा रहे थे पार्टी में मौजूद देश विदेश से आए वीआईपी मेहमान, नामी गिरामी लोग, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स आदि एक साथ नारंग जैसे लोगों की महफिल में ही देखने को मिल सकते हैं। सारा का सारा नारंग परिवार यहाँ पहले से ही मौजूद है, जो मेहमानों का आवभगत करने में मशगूल है। पर अंदर आते ही दृष्टि की नजर तान्या को ढूंढ रही है। शिवम उसकी नजरों का पीछा करता चारों तरफ देख ही रहा है कि उसकी नजर तान्या पर पड़ती है। वो रही, धीरे से कहता है, जो सिर्फ दृष्टि सुन पाती है। वो उसकी तरफ देखती है, फिर चारों तरफ देखती है कि किसी ने शिवम को उसके कान में फुसफुसाते देखा तो नहीं। किसी ने नहीं देखा। वो चैन की सांस लेती है और तेज कदमों से तान्या की ओर बढ़ जाती है।
एक शानदार सोफे पर बैठी तान्या अपनी सहेलियों के बीच घिरी है। बादामी शादी के जोड़े, हीरे पन्ने के जेवरातों से लदी तान्या आज बेहद खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल उस राजकुमारी जैसी जिसे अपनी राजकुमारी होने का काफी घमंड है। अपनी सहेलियों से बात करती वो खिलखिलाकर हंस भी रही है, पर उसकी हंसी में भी नारंग परिवार की बेटी होने का दम्भ बरकरार है। उसे खुश देखकर दृष्टि के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो उसके पास पहुंचकर उसे शादी का तोहफा देते हुए दिल से कहती है, कंग्रेचुलेशंस तान्या, तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिले, तू ऐसी ही हंसती रहे। पर दृष्टि को देखते ही तान्या के चेहरे की हंसी और खुशी दोनों चूर हो जाती है। उसकी सहेलियां दृष्टि को देखकर जरा दूर होकर आपस में बातें करने लगी। शायद दृष्टि के बारे में ही। कोई उसे व्यंग्य भरी नजरों से देख रहा है, कोई दया भरी। फिर वो आपस में बात करने में मशगूल हो गई। यहाँ तान्या दूसरी ओर देखकर बिना किसी भाव के बगल की गिफ्ट से भरी टेबल पर इशारा करके दृष्टि से कहती है, थैंक्स, गिफ्ट वहां रख दो। दृष्टि बुरा नहीं मानती। टेबल के पास खड़े सर्वेंट को गिफ्ट पकड़ाकर तान्या से प्यार से कहती है, तुझे स्टेज तक मैं लेकर चलूं? तान्या के भावहीन चेहरे पर अचानक से गुस्से और घमंड की शिकन आ जाती है। इस खुशी में वो चिढ़कर मगर धीमी आवाज में पूछती है। दृष्टि को उसकी ये बात चोट कर जाती है। खुद को संभालते हुए कहती है, तेरी बहन हूं मैं, तेरी दृष्टि दी। अब तान्या से रहा नहीं जाता। वो उसकी ओर देखती है। तमाशा ना हो इसीलिए धीमी आवाज में मगर नफरत भरे लहजे में कहती है, बस ये नाटक बंद करो। तुम यहां क्यों आई हो मैं अच्छे से जानती हूं। दृष्टि चौंक सी जाती है। अखिल चाचू के लिए मदद मांगने आई हो ना, उनकी फैक्ट्री बचाने के लिए जो जल्द बंद होने वाली है। फंडिंग रोक दी गई है। मजदूरों को तनख्वाह देने तक की तो हैसियत रही नहीं उनकी, तो बंद ही होगी ना फैक्ट्री। उसमें न मैं कुछ कर सकती हूं, न मेरे पापा और ना मेरा फियांसे दर्श, इसलिए सोचना भी मत। इतना कुछ सुनकर तान्या ने दृष्टि के चेहरे पर मानो बिना हाथ लगाए कई थप्पड़ जड़ दिए। इन थप्पड़ों के झन्नाटे भी इतने जोरदार हैं कि दृष्टि को एक पल के लिए सब दिखना सुनाई पड़ना बंद हो गया। तान्या तो इतना बोलकर वहां से आगे बढ़ गई, पर दृष्टि आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रही। सोच रही है कि भले ही आज इस शादी में आने की उसकी वजह यही थी जो तान्या को पता थी, पर क्या उसे ये बात इस तरह से कहनी चाहिए थी? मदद नहीं करनी थी तो सीधे बोल देती। पर जिस तरीके का बर्ताव उसके साथ होने लगा है, क्या वो इसकी हकदार है? दादा की लाडली पोती, चाचा चाची की दुलारी, कजिन्स की फेवरेट दृष्टि आज सबकी आंखों का कांटा हो गई। कोई उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करना चाहता, सिर्फ इसलिए कि उसने शिवम से शादी के लिए हां कर दी थी, वो भी दादाजी के कहने पर। शिवम को तो सब दृष्टि के परिवार की गिरती हुई हालत का जिम्मेदार मानते ही हैं, पर दृष्टि, उसका क्या कसूर है जो उसे ये नफरत मिल रही है? मुट्ठियां भींचकर अपने जज्बातों और आंसुओं पर काबू पाते हुए दृष्टि धीमे कदमों से तान्या के पीछे चल देती है। दूर खड़ा शिवम ये सब देख रहा है, पर जैसे आज तक वो अपनी जिल्लत का दर्द सहता आया है, दृष्टि के अपमान के दर्द को भी उसे वैसे ही पी जाना होगा। वो कुछ नहीं करता, इसलिए नहीं कि वो कर नहीं सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ करने के लिए वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है, हर एक दिन, हर एक पल। और उसे पता है कि वो दिन जरूर आएगा। क्या है वो सही वक्त? कब आने वाला है वो शिवम की जिंदगी में? और उस वक्त क्या करने वाला है शिवम? क्या दृष्टि को उसके पापा के लिए मदद मिलेगी और उसका आज यहाँ आने का मकसद पूरा होगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए शिवम द हिडन वॉरियर। है तो उसके चारों ओर नारंग परिवार की औरतें अपनी महिला मित्रों और मेहमानों में आई औरतों के साथ छोटे छोटे ग्रुप्स में खड़ी हंसी मजाक और बातें कर रही है। एहसास होने पर कि शिवम इतनी देर से औरतों के बीच घिरा अपने विचारों में डूबा था, जरा असहज हो जाता है और वहां से हटकर खड़े होने के लिए दूसरी जगह ढूंढने लगता है। तब तक उसकी नजर बार काउंटर पर पड़ती है, जिसके पास रखी एक लंबी टेबल पर नारंग परिवार के सारे दामाद मौजूद हैं। शिवम अब भी असहज है, पर इस असहजता का कारण कुछ और है। महंगे ब्रांडेड सूट बूट पहने, इंपोर्टेड वाइन, शैंपेन आदि के ग्लास हाथों में लिए चीयर्स करते हुए ये दामाद ऊंचे घरानों के हैं, बड़े बिजनेस और कंपनीज के मालिक, समाज में अपना नाम और रुतबा रखने वाले इन दामादों के सामने शिवम का कोई वजूद नहीं। उसके कपड़ों से ज्यादा चमक तो उनके जूतों की थी। दूर से ही दिखने वाले इस फर्क को और अपनी सोच को झटकता हुआ शिवम उस टेबल की ओर बढ़ने लगा और दामादों के बीच रखी एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। सभी दामाद आपस में हंसी मजाक बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे से बिजनेस कार्ड्स का आदान प्रदान कर रहे थे, टोस्ट कर रहे थे। किसी ने शिवम से मिलने की, यहां तक कि उसकी तरफ देखने की जहमत भी नहीं उठाई, जैसे वो यहां होते हुए भी था ही नहीं। तब तक ग्लास के खनकने के साथ ऐलान करती हुई एक आवाज आती है, सभी आ गए, शायद वक्त आ गया है एक जाम इस शाम के नाम पिया जाए।
भीड़ को चीरता हुआ करण हाथ में वाइन का एक ग्लास हवा में उठाए उस तरफ बढ़ता है। उसे आता देख सभी दामाद मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते हुए अपनी अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। उनमें से एक चापलूसी के लहजे में कहता है, अरे एक जान तो आपके नाम भी होना चाहिए करण भाई, आप तो हर रोज एक टोस्ट डिजर्व करते हो। करण के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ जाती है, पर खुद को व्यवहार कुशल दिखाने के लिए वो बोल उठता है, डिजर्व तो आप सभी लोग भी बहुत कुछ करते हैं। नारंग खानदान के 4 दामाद, आज 5वें 10 जीजू भी ऐड होने वाले हैं। बहुत खुश हूं मैं आज। नारंग खानदान के 6 दामाद हैं, पर वो 6ठा दामाद शिवम है, इसलिए उसकी गिनती करना करण ने जरूरी नहीं समझा। पर शिवम की तो ऐसी बेइज्जतियों की आदत सी हो चुकी है, इसलिए वो शांत बैठा रहा। करण नारंग परिवार के तीसरे भाई अजीत नारंग का बेटा है, इसलिए उनके बिजनेस की तीसरी शाखा उसी के नाम है। पर उसकी दौलत, शोहरत और पावर घर के 4 दामादों को मिलाकर भी सबसे ज्यादा है। तीसरा और छोटा भाई होने के बावजूद भी अजीत की बिजनेस में पोजीशन और स्टेटस सबसे बड़े भाई अमिताभ के बराबर है। पिता का खानदानी बिजनेस में वर्चस्व और खुद की ऊंची हैसियत करण के सर पर भूत की तरह सवार है, इसलिए वो खुद को शहर का और परिवार का राजकुमार मान बैठा है। इसलिए वहां मौजूद सारे मेहमानों का उसके टोस्ट पर खड़े हो जाना, पर शिवम का बैठे रहना उसे पसंद नहीं आया। क्या हुआ शिवम, मेरे टोस्ट पर सब खड़े हो गए पर तुम नहीं, क्या मतलब समझूं मैं इसका? क्या तुम मुझे इस काबिल नहीं समझते? करण ने भरी भीड़ में शब्दों का चयन तो सोच समझ कर किया, लेकिन शिवम को घूरती उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो सबने पढ़ लिया, शिवम ने भी। करण ने अब जरा ऊंची आवाज में कहा, मैंने तुम्हें ड्रिंक्स इसलिए ऑफर की ताकि तुम्हें अकेले कोने में बैठे अपनी 2 कौड़ी की औकात का एहसास ना होता रहे। अपनी हैसियत से कहीं बड़ी इस पार्टी में फिट हो सको और तुम मुझे मना करोगे? हो क्या तुम? शिवम ने तो कुछ कहा भी नहीं था, पर सबकी नजरें उस पर टिक गई तो वो थोड़ा असहज हो गया। और जैसे ही वो खड़ा हुआ उसके मुंह पे छपाक से आकर वाइन गिरी जो करण ने फेंकी थी अपने ग्लास से। वहां मौजूद सारे मेहमान चौंक गए। बार काउंटर के इर्द गिर्द सन्नाटा छा गया, जिसे तोड़ते हुए करण ने बोला, शिवम मैं तुम्हें वाइन ऑफर कर रहा हूं और तुम पीने से मना कर रहे हो। ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते? करण के अचानक सनकियों की तरह बदले लहजे ने एक पल के लिए शिवम को भी चौंका दिया। फिर दूसरे ही पल उसे याद आया कि ये करण नारंग है, उसे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। शराब से नहाए हुए शिवम के चेहरे को उसकी गर्मी महसूस हो रही थी। उसके कपड़े भी शराब से और उसकी महक से तर हो गए। सबने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, लेकिन किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। शिवम का साथ देना तो दूर, वो अब भी उसे हीनता और अपमान की नजरों से देख रहे थे। आज करण ने हद पार कर दी। शिवम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने मुट्ठियां भींची और करण की आंखों में ऐसे देखा मानो आज उसकी शामत है। एक पल को तो करण भी चौंक गया, पर इसके पहले कि शिवम मुट्ठियों का घुसा बनाकर करण के मुंह पे जड़ता, उसे दृष्टि याद आ गई। वो जद्दोजहद याद आ गई जो वो कर रही है अपने पापा के लिए। और शिवम का हाथ वहीं रुक गया, क्योंकि अगर ना रुका तो दृष्टि की जिंदगी और दूभर हो जाएगी, उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। किसी तरह एक बार फिर खून का घूंट पीकर शिवम ने खुद पर काबू किया और दोनों हाथों से अपना चेहरा साफ करते हुए शांत लहजे में करण से कहा, रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है मैं कोशिश करूंगा। करण उसे हैरानी से देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी बेइज्जती भी शिवम सह गया, वो भी बिना कोई तमाशा किए। उसने मन में सोचा, इतने में नहीं टूटेगा, 2 कौड़ी के तुझे तो मैं तोड़ के दिखाऊंगा। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई जो शिवम देख न सका, क्योंकि वो अपने हैंकरचीफ से अपने जूतों पर पड़ी वाइन साफ करने के लिए नीचे झुका है। करण उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही शिवम जूते साफ करके वापस खड़ा हुआ, उसका सर हल्का सा करण से टकराया और करण लड़खड़ाता हुआ पास की एक टेबल से ऐसे टकराया जैसे शिवम ने उसे धक्का मारा। टेबल से लड़के जमीन पर गिरते वक्त उसने जानबूझकर मेजपोश को भींच लिया। जैसे ही वो गिरा, मेजपोश भी खींचा और उसके साथ टेबल पर रखी तमाम शराब की बोतलें, लोगों के लाए कीमती तोहफे और भी बहुत सी कीमती चीजें जमीन पर आ गिरी। कांच के सामान टूटने और बिखरने की आवाजें पूरे होटल में गूंज उठी। इस तेज आवाज ने होटल के कोने कोने में मौजूद हर एक शख्स का ध्यान आकर्षित किया और सभी हैरान होकर उस ओर इकट्ठे होने लगे। सबसे पहले भागते हुए तान्या आई, जिसके पीछे आई दृष्टि। भीड़ के बीचों बीच खड़े शराब में भीगे शिवम को देख और उसके सामने गुस्से में तमतमाए हुए करण को देख उसकी सांसें रुक सी गई। इन दोनों के पीछे आया तान्या का मंगेतर दर्श। शिवम, करण और दोनों के आसपास का मंजर देख दर्श का चेहरा उतर गया। इससे पहले कि वो या कोई और कुछ बोलता, करण ने लड़खड़ाते हुए खुद को संभाला और शिवम की तरफ उंगली उठाकर बोल पड़ा, इसने, इस 2 कौड़ी के शिवम ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे धक्का दिया, हिम्मत देखी इसकी।
आपकी शादी की पार्टी खराब कर दी। दर्श जीजू, मुझे तो लगता है इसके सर पर बगावत सवार हो रही है। शिवम की ओर देखते हुए फनफना कर कहता है, क्यों हमसे बगावत करेगा तू? नारंग से औकात भूल गए अपनी। दृष्टि को तो जैसे काटो तो खून नहीं। दर्श शिवम की ओर बढ़ता है, अपने गुस्से को काबू करते हुए उससे पूछता है, शिवम ये सब क्या है? सबकी नजरें शिवम पर है, जो उसे असहज कर रही हैं। फिर भी वो हिम्मत रखते हुए पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपनी सफाई में कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, करण अपने आप गिरा था, मैंने तो उसे उंगली तक नहीं लगाई। तो करण ऐसा क्यों कह रहा है कि तुमने उसे मारा? क्या वो झूठ बोल रहा है? दर्श ने शिवम के मुंह से सच सुनने की उम्मीद में गंभीरता से पूछा। मेरी बात पर यकीन नहीं तो इन सब से पूछ लो दर्श, इन सब ने देखा यहां जो भी हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। शिवम ने बिना हिचकिचाए दर्श से कहा। तब तक करण बीच में शिवम पर इल्जाम लगाता फिर बोल पड़ा, अगर ये मेरी बहन और आपकी शादी की पार्टी ना होती दर्श जीजू, तो आई स्वेयर आज में से कहीं का ना छोड़ता, हाथ पैर तोड़ देता इसके। दर्श ने करण की पूरी बात सुनी और फिर नारंग के बाकी दामादों की ओर मुड़कर उनसे शांति से पूछा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, प्लीज आप लोग बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या था। करण ने कुछ सेकंड्स के लिए चालाकी से सभी दामादों से नजर मिलाई और वो समझ गए कि क्या कहना है। जैसे ही करण ने कहा, मुझे तो लगता है शिवम ने फ्री की ड्रिंक्स देखकर कुछ ज्यादा ही पी ली। हाँ, खुद भी पी और कपड़ों को भी पिलाई। एक दामाद बोल पड़ा। दूसरे ने कहा, देखिए ना, इसके पूरे बदन से शराब की महक आ रही है। अरे इतनी पीना क्यों कि होश खो दो। तभी तो ऐसे ही उठकर आया और करण भाई पर हाथ उठा दिया। बाकियों ने भी गंभीरता के साथ हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, हमने भी देखा, शिवम ही आया था करण भाई से पंगा लेने। शिवम हतप्रभ सा खड़ा उनकी ओर देख रहा है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसके साथ खड़े लोग इतना बड़ा खेल खेल गए। फिर उसे ख्याल आया कि क्यों नहीं खेलेंगे, वो तो करण के ही मोहरे हैं। करण इस खानदान का सबसे मजबूत खिलाड़ी जो है, उसके खिलाफ जाना मतलब सब कुछ दांव पे लगाना, वो भी मुझ जैसे के लिए जिससे उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये सोच उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इसके बाद उसने होंठ सिल लेना ही बेहतर समझा। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद मेहमानों ने बड़ी बेरहमी से अपने व्यंग्य के तीर शिवम पर छोड़ने शुरू किए। कैसा इंसान है ये, हाउ लो क्लास। अरे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये पार्टी में आया कैसे, नारंग ने आने कैसे दिया। इनमें से एक आवाज ने शिवम का ध्यान अपनी ओर खींचा। किसी लायक नहीं हो तुम, कम से कम ऐसी नालायकी तो मत करो। ये दृष्टि थी जिसकी आंखों में शर्म और गुस्से के आंसू थे। शिवम की ओर बढ़ते हुए वो गुस्से से कहती है, पूरी पार्टी खराब कर दी तुमने। क्यों शिवम? शिवम ने जो किया उसके बाद वो यहाँ जो करने आई थी वो कैसे करती? किस मुंह से तान्या और दर्श से अपने पापा के लिए मदद मांगती? शिवम, अभी के अभी तान्या और दर्श से माफी मांगो। दृष्टि की भीगी आंखें देख शिवम गुस्से में अपने दांत पीस कर रह जाता है। फिर खुद को शांत करते हुए उसके कहने पर तान्या और दर्श की तरफ मुड़कर शांति से कहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपकी पार्टी खराब करने के लिए आई एम रियली सॉरी। ये सुनकर करण की हंसी छूट जाती है, पर वो उसे दबाते हुए सोचता है, मैंने कहा था ना, टिक नहीं सकता तू इस पार्टी में। मैं टिकने दे कैसे सकता हूं, लेकिन भगाने के पहले ये खेल खेलना भी जरूरी था, वरना मेरा टाइम पास कैसे होता। यहां तान्या शिवम के पास आती है और कहती है, एक तो तुमने इतना बड़ा तमाशा किया, ऊपर से मेरे भाई को फंसाने की कोशिश भी की। तुम्हारी इन्हीं सभी हरकतों की वजह से मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करती।